हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स को पता है, यूपीपीएससी ने अभी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसीज नोटिफाई की हैं, जिसके फॉर्म्स फिल किए जा रहे हैं। सो रिगार्डिंग दैट आई हैव अपलोडेड 2 वीडियोज, जहां पर मैंने आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और वैकेंसी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया था, और एक दूसरा वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो अभी टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हो अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं यूपीपीएससी यही सिविल की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर वीडियोस बनाऊं। सो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से के साथ साथ मैं ये सजेस्ट करूंगा, आई हैव अपलोडेड 1 वीडियो रिगार्डिंग यूपीपीएससी यही प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था, और लास्ट ईयर और इस साल के पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, सेम एग्जाम पैटर्न है। तो यू हैव टू जस्ट चेक ऑन दैट वीडियो। मैं इस वीडियो के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, और ब्रीफ में वो जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था वो चीजें भी इसमें समराइज करने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली यहां पर मैंने पार्ट 1 इसलिए लिखा है बिकॉज मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड 4 वीडियोस बनाऊंगा, जिसमें पार्ट 1 में जो जो चीजें कवर करेंगे वो अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ओवरऑल जो हमारा एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न जो है दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव ओनली, मींस सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे आपके इस एग्जाम में। कोई भी 2 स्टेजेस में एग्जाम नहीं होने वाला, सिंगल स्टेज में एग्जाम होगा, एक ही दिन दोनों पेपर्स हो जाएंगे। ठीक है, और दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें आपके सिंगल ऑप्शन करेक्ट रहता है। ठीक है, जैसा कि लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ स्टूडेंट्स कुछ मार्क्स से रह गए। ठीक है, तो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो 2 पेपर्स होंगे इसमें, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, दोनों एक ही दिन होंगे, ये ध्यान रखिएगा, अलग अलग दिन नहीं होंगे। जो पेपर 1 है उसकी बात कर लेते हैं। जो हमारा पेपर 1 होगा, इसमें बेसिकली 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसको हम पार्ट 1 भी बोल सकते हैं, और दूसरे सेक्शन में 100 क्वेश्चंस रहेंगे सिविल इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो ये बेसिकली पार्ट 1 हो गया पेपर 1 का, और ये पार्ट 2 या सेक्शन 2 हो गया। तो 25 क्वेश्चंस विल बी ऑफ जनरल हिंदी और 100 क्वेश्चंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1। ठीक है, तो टोटल आपके कितने क्वेश्चंस हो गए? 125 क्वेश्चंस हो गए, और एक क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा। तो 3 मार्क्स से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 375 मार्क्स, यानी पेपर 1 जो है वो 375 मार्क्स का होगा, और जो ड्यूरेशन रहेगी दैट विल बी 2.5 आवर्स, यानी टोटल 150 मिनट्स में आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। और जो पेपर 2 होगा उसमें आपके 25 क्वेश्चंस इसमें भी रहेंगे पार्ट 1 में, बट इसमें जीके रहेगी। और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, जीके केवल यूपी बेस्ड जीके नहीं रहेगी, इंडिया एज वेल एज यूपी, सभी कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि दे विल आस्क फॉर ओनली यूपी हिस्ट्री या यूपी ज्योग्राफी। तो आपको स्पेसिफिक यूपी स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिटेल में हम फर्दर वीडियोस में बात करेंगे। जो पेपर 2 है उसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 होगा। सिमिलरली अदर ब्रांच के लिए जो आपने ब्रांच ऑप्ट की है उसके अकॉर्डिंग पेपर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो वेरी करेगा। सपोज मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर 1 और पेपर 2 होगा। तो यहां पर भी आपके 125 क्वेश्चंस हो गए, 3 मार्क्स ईच एंड 375 मार्क्स। और इसके लिए भी हमारा ड्यूरेशन जो होगा वो 150 मिनट्स यानी 2.5 घंटे का होगा।
ठीक है, तो इसमें जो 25 क्वेश्चंस हुए वो आपके बेसिकली 75 मार्क्स के हो गए, और जो आपका पेपर 1 का सेकेंड पार्ट हो रहा है वो आपका 300 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप मार्क्स का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको, बिकॉज जो जीके है देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन प्रिपरेशन ऑफ जीके, आप कितना भी पढ़ लो आप सर्टेन नहीं हो सकते हो। सो आप हमेशा जो लार्ज वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, यानी पेपर 1 का जो पार्ट 2 है, पेपर 2, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है जीके पार्ट में स्पेसिफिकली। जो निगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, कितनी निगेटिव मार्किंग है? 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन, यानी 1/3 ऑफ 3 मार्क्स, यानी 1 मार्क्स आपको हर एक गलत क्वेश्चन के लिए जाएगा। तो इसका मतलब इस एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज हो गई दैट इज एक्यूरेसी। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का मुझे पता है 2 से 3 मार्क्स से रह गए फाइनल सिलेक्शन में, तो उनके लिए उनको पता है कि निगेटिव मार्किंग का कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल है उसके सिलेक्शन में। तो आपको इस चीज पर ध्यान रखना है कि निगेटिव मार्किंग कम से कम आपको करनी, गलत क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करना है जो आपको गलत नहीं कॉन्फिडेंटली आते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पेपर पैटर्न हो गया। अब आते हैं जो मेन पर्पस है इस वीडियो को बनाने का, रिगार्डिंग कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे कैरी ऑन करना है। बिकॉज अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सबसे पहले प्रिपरेशन आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी है, रादर देन कि आप डेट कब एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि एग्जाम होगा ये तय है। पिछली बार भी यूपीपीएससी बहुत जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करके रिक्रूटमेंट कंप्लीट कर दिया। सो इस बार भी आप तैयार रहिए। आप अभी से, आज से ही आप डे 1 लेकर प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, रादर देन कि जब नोटिफाई होगी एग्जाम डेट तब आप प्रिपरेशन करें। बिकॉज इस बार वैकेंसीज 1/3 कर दी गई हैं। सो आपका जो कंपटीशन का लेवल है वो काफी हायर लेवल पर रहेगा। सो आपको प्रिपरेशन उस लेवल पर जाकर करनी है। ठीक है, तो अब आते हैं इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं ये आपको बता देता हूं। जो पार्ट 1 वीडियो है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, बेसिकली मैं बात करूंगा कि जो लास्ट ईयर का पेपर हुआ है, यानी 2020 जो पेपर हुआ है यूपीपीएससी का एई का पेपर 1, ठीक है, उसका वेटेज एनालिसिस करने वाला हूं। ठीक है, जिसमें मैं पार्ट 1 जो अभी वीडियो बना रहा हूं उसमें ये कवर्ड होगा। और इस पेपर के लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है वो भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे कि पेपर 1 को आपको, पेपर 1 का जो सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन है उसको आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। जो मेरा पार्ट 2 वीडियो होगा दैट विल बी फॉर पेपर 2 जो यूपीपीएससी का लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसका वेटेज एनालिसिस। बिकॉज ये नए पैटर्न पे ही, सेम पैटर्न पे फिर से वापस से एग्जाम हो रहा है, तो प्रीवियस ईयर का पैटर्न और लेवल ऑफ क्वेश्चन समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो यहां पर आपका पार्ट 2 जो मैं वीडियो का अपलोड करूंगा वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर पेपर 2 ऑफ फॉर सिविल इंजीनियरिंग। जो जनरल हिंदी है उसके लिए मैं प्रीवियस एनालिसिस और जो स्ट्रेटजी है वो पार्ट 3 में डिस्कस करूंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की सीरीज में। और जो 4th पार्ट रहेगा दैट विल बी स्ट्रेटजी ऑन जनरल नॉलेज, वो मैं पार्ट 4 में डिस्कस करूंगा। तो बस ये ध्यान रखिए कि जो भी मैं यहां डिस्कस करूंगा आप इसके साथ पहला वीडियो जरूर देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने पूरा समराइज करके एक ही वीडियो में अपलोड किया था। बट यहां पर मैं पेपर 1 by 1 एनालाइज करूंगा, बिकॉज सेम पैटर्न पे एग्जाम हुआ है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि आपका सिलेबस को कैसे कवर करना है। तो बेसिकली ठीक है, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी से पहले मैं आपको 4 चीजें और बता देता हूं कि इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपके नोट्स जो हैं वो केवल सफिशिएंट नहीं होने वाले। ध्यान रखना, नोट्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, बिकॉज यहां पे सिर्फ पेपर जो हो रहा है एक स्टेज में हो रहा है, लेवल्स क्वेश्चन का काफी अच्छा रहता है जो आपके नोट्स में जनरली कवर्ड नहीं होंगी चीजें।
आप नोट्स पढ़ के एवरेज मार्क्स ले आओगे, बट यू विल बी नॉट एबल टू फाइंड फाइनल सिलेक्शन। तो आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है रादर देन कि आप क्वालिफाई कर जाओ और मेंस में इंटरव्यू में फिर से बाहर हो जाओ। तो नोट्स सफिशिएंट नहीं होंगे। तो सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी दैट विल बी फोकस्ड ऑन 4 बेसिक प्राइमरी स्टेप्स कि आपको सिलेबस कवरेज पर ध्यान देना है। सिलेबस कवरेज का मतलब है कि आपको अपना सिलेबस प्रॉपरली एक थॉरली पढ़ना है और उसका एनालिसिस करना है कि आपको क्या क्या चीजें किस किस सब्जेक्ट में आती हैं, नहीं आती हैं, और ये डिसाइड करना है कि उसको कहां से पढ़ना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको उस टॉपिक के बारे में कितना आइडिया है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस प्रॉपरली करनी है आपको। उसके बाद आपको एक रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी होगी कि आपको रिवीजन कैसे करना है, बिकॉज एक सब्जेक्ट पढ़कर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो पहला सब्जेक्ट भूल जाएंगे। तो इस चीज को टैकल करने के लिए आपको एक साइक्लिक रिवीजन स्ट्रेटजी बनाएगी, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी चीजें आपको बता रखी हैं। उसके बाद इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और उस टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। तो ये जो 4 फैक्टर हैं आपके, यही आपके सिलेक्शन को फाइनली डिसाइड करेंगे। तो आपको इन 4 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे पहले, और डिटेल्ड स्ट्रेटजी से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पेपर 1 जो सिविल इंजीनियरिंग का पूछा गया था वो काफी अच्छा पूछा गया था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, और टेस्ट सीरीज में भी मैंने वैसे ही क्वेश्चंस दिए थे। सो लेट्स सी कि हमारा सिलेबस कैसे डिवाइडेड है सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 में। तो बेसिकली जो हमारा पेपर 1 है सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट 1, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चंस हमारे रहेंगे, जिसमें 3 मार्क्स ईच, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यानी 1 मार्क्स। तो हमारा जो सिलेबस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर आर 4 पार्ट्स इन द सिलेबस। ठीक है, तो जो सिलेबस का कवरेज और एनालिसिस है वो मैं साथ साथ पैरेलली आपको प्रीवियस ईयर वेटेज एनालिसिस के साथ एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो पेपर 1 हुआ था, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग के क्या क्या टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आप जब अपना सिलेबस देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक नॉन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ने हैं क्योंकि वो क्वेश्चन से पूछा जा सकता है। तो पार्ट ए में जो हमारे सिलेबस यूपीपीएससी ने नोटिफाई किया है, उसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट्स आर देयर, जिसमें आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, और आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पर कि 100 क्वेश्चंस हैं बेसिकली। तो 100 में 8 क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पूछे गए थे, जिसमें 4 थ्योरी के क्वेश्चंस थे और 4 न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस थे। जो थ्योरी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कहां से पूछे गए थे? एक सेंट्रॉइड का क्वेश्चन था, एक सेक्शन दे दिया गया था, उसका सेंट्रॉइड निकालना था। डी-एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल का क्वेश्चन था, स्टैटिक फ्रिक्शन पर बेसिक डेफिनेशन का क्वेश्चन था, मोमेंट प्रिंसिपल पर, लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल पर थ्योरी का क्वेश्चन था। जो 4 न्यूमेरिकल पूछे गए थे वो नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दी गई थी प्लेन में, और हमें रिजल्टेंट निकालना था। मोमेंटम प्रिंसिपल पर क्वेश्चन था, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे क्वेश्चन था, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने सिलेबस को तो एग्जैक्टली यही टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है पार्ट ए का, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसमें से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे सोम के, जिसमें जो थ्योरी के क्वेश्चंस थे वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इलास्टिक कांस्टेंट और लेम्स इक्वेशन पर पूछे गए थे। यानी 3 क्वेश्चन थ्योरी के थे और 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे। यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में न्यूमेरिकल का वेटेज काफी ज्यादा था। थिन सिलेंडर्स, टॉर्जन ऑफ शाफ्ट्स, स्ट्रेस ऑन इंक्लाइन प्लेन कैलकुलेशन, कॉलम्स में बकलिंग लोड, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, बेंडिंग मोमेंट, डायग्राम से कॉन्ट्राफ्लेक्चर लोकेशन निकालना, और बीम्स में सिंपली सपोर्टेड बीम्स और कैंटिलीवर बीम्स में डिफ्लेक्शन निकालने के लिए पूछा गया था। तो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे न्यूमेरिकल 11 में से। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग सेम क्वेश्चन थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के। इसमें इन्फ्लुएंस लाइन प्रिंसिपल, मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का टाइप पूछा गया था, कंपैटिबिलिटी कंडीशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डेफिनेशंस पूछी गई थी। और जो न्यूमेरिकल पूछे गए थे
ये काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, स्वे एनालिसिस, मूलर ब्रेसलू प्रिंसिपल, 3 हिंज आर्च, बीम स्टिफनेस के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पिन जॉइंट ट्रस का एनालिसिस पूछा गया था और प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटीज से हमारा प्लास्टिक एनालिसिस बेसिकली स्ट्रक्चरल एनालिसिस के सिलेबस में दी गई है हमारे सिलेबस में, इस वजह से मैंने प्लास्टिक वाला जो पार्ट है वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इंक्लूड किया है। तो 12 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल थे और 4 क्वेश्चंस आपके थ्योरी के थे। तो अगर आप देखें ओवरऑल पार्ट ए में जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको मिला के जो हमारा वेटेज रहा 100 में से 31%, यानी 31 क्वेश्चन 100 में से हमारे पार्ट ए से पूछे गए, जिसमें 20 क्वेश्चन थ्योरी न्यूमेरिकल थे और 11 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के थे। तो अभी जब हम पार्ट वाइज समराइज करेंगे तो आपको मैं और एलाबोरेट करूंगा इस चीज का सिग्निफिकेंस। अभी देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर पार्ट बी जो है सिलेबस का, उसमें आपके बेसिकली 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक स्ट्रक्चरल स्टील है और एक डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स है, जिसमें आपका नॉर्मल रेनफोर्स कंक्रीट है, मेसेनरी स्ट्रक्चर्स हैं और आपके प्रीस्ट्रेस कंक्रीट है। तो स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन में आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आपके थ्योरी के थे, कोई भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ कोड बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें IS 800 पर 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें शेयर डिजाइन क्राइटेरिया और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी पूछी गई थी। स्लैब ऑफ कॉलम बेस की डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। रूफ ट्रस के कंपोनेंट्स की डेफिनेशन पूछी गई थी। स्प्लाइसिंग के बारे में पूछा गया था। टेंशन मेंबर में प्राइंग फोर्सेस के बारे में पूछा गया था। IS 875 में जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें लोड्स के बारे में पूछा गया था, कौन सा कोड का कौन सा पार्ट कौन से लोड के लिए गवर्न करता है। रिवेटेड जॉइंट्स वर्किंग स्ट्रेस मेथड पर पूछा गया था। बोल्ट्स LSM पर पूछा गया था और सेकेंडरी इफेक्ट्स किन किन वजह से होते हैं हमारे स्टील स्ट्रक्चर्स में, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हमारा RCC में अगर आप देखेंगे रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में, तो आपके 14 में से 9 क्वेश्चन थ्योरी के थे, 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल के थे। ठीक है, तो टॉर्जन इन RC सेक्शन, रेनफोर्स्ड कंक्रीट में जो RCC वॉल्स हैं वो IS 456 बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। IS 456 बेस्ड 2 क्वेश्चंस ग्रेड और क्लासिफिकेशन से रिलेटेड पूछे गए थे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट से रिलेटेड। IS 1893 से स्टोरी ड्रिफ्ट से रिलेटेड वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया था। फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन IS 456 क्वेश्चन पूछा गया था। बॉन्ड रिक्वायरमेंट पूछी गई थी। लेटरल टाइज का फंक्शन पूछा गया था। फायर रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन IS 456 क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूमेरिकल पूछे गए थे वो टी बीम, इफेक्टिव विड्थ, इक्विवेलेंट शियर फोर्स इन बीम, वाटर टैंक की डिजाइन का एक रिंग बीम का डिजाइन का क्वेश्चन था बेसिक। प्रीस्ट्रेस कंक्रीट पर एक न्यूमेरिकल था, सिंपल स्ट्रेस कैलकुलेशन था क्रॉस सेक्शन में। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में जो बैलेंस सेक्शन होता है उससे रिलेटेड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। उसके बाद जो मैसनरी डिजाइन है उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें मैसनरी मोर्टार का क्लासिफिकेशन पूछा गया था, IS 2950 और IS 1905 बेस्ड, और रेनफोर्स्ड बॉन्ड के बारे में फैक्चुअल डाटा पूछा गया था, जिसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन पूछे गए थे मैसनरी के। जनरली इस पार्ट को लोग छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन ही आपका 6 नंबर का हो जाएगा, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। तो पार्ट बी से अगर आप देखेंगे तो 26 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें 21 क्वेश्चन थ्योरी के थे और 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के थे। उसके बाद आते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में भी हमारा जो सिलेबस है वो 3 सब्जेक्ट्स में प्राइमरली डिवाइडेड है। इसमें जो कोर मेन सब्जेक्ट है दैट इज बिल्डिंग मटेरियल्स, दूसरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, और तीसरा जो है हमारा कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो पार्ट सी के बिल्डिंग मटेरियल से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिकली ये वाला जो पार्ट सी है ये थ्योरेटिकल बेस्ड इसकी कवरेज रहेगी। नंबर ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस जो पूछे गए थे 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें सीमेंट पर क्वेश्चन था, बोक्स कंपाउंड पर, ब्रिक्स के इंग्रेडिएंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन था, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का क्वेश्चन था, पोजोलोनास पे क्वेश्चन था, कंक्रीटिंग में डिफेक्ट्स का क्वेश्चन था, फेरो सीमेंट पे क्वेश्चन था, वर्केबिलिटी मेथड्स की सुटेबिलिटी पर क्वेश्चन था, पेंट्स पे क्वेश्चन था। तो देख रहे हैं आप, अगर सिलेबस को इससे मैच करेंगे तो एग्जैक्टली यही टॉपिक्स आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, जनरली इस पे भी लोगों की कमांड नहीं रहती है। इसमें आपके नेशनल बिल्डिंग कोड के बिल्डिंग प्रोविजन से क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे जो प्रोविजंस हैं। ब्रिक मैसनरी पर क्वेश्चन पूछा गया था और स्टेयर केस की डायमेंशंस पर पूछा गया था, वो भी बेसिकली बिल्डिंग कोड के प्रोविजंस पर ही बेस्ड था। तो 3 क्वेश्चंस आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पूछे गए थे।
उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और मैनेजमेंट में आपके टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 5 क्वेश्चन थ्योरी थे, 2 क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल थे। तो इस पार्ट सी में बेसिकली कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट से ही आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं, बाकी सब थ्योरी पूछी जाएगी सेक्शन से। ठीक है, तो सब्जेक्टिव यानी थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों पूछे जाएंगे। थ्योरी में प्रोजेक्ट कॉस्ट पे क्वेश्चन था, पर्ट एनालिसिस पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे क्वेश्चन था, टाइप ऑफ एस्टिमेट्स पे मैच द फॉलोइंग थी, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग प्लान्स पे मैच द फॉलोइंग थी, इकोनॉमी में कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी निकालने के लिए पूछा गया था, तो ये न्यूमेरिकल पूछा गया था कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए, बिल्डिंग लीजेस में मैच द फॉलोइंग था। तो आपके 3 मैच द फॉलोइंग जो पूछे गए थे वो पार्ट सी से पूछे गए थे, और जो न्यूमेरिकल आपका एक इकोनॉमी से हो गया, एक पर्ट एनालिसिस से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पूछा गया था। तो टोटल 18 क्वेश्चंस थे, जिसमें 16 थ्योरी के थे और 2 न्यूमेरिकल के थे। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है इस पेपर 1 सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट 2 का, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग में पार्ट डी, दैट इज सॉइल मैकेनिक्स, जिसमें 14 क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स के पूछे गए थे, जिसमें 5 थ्योरी के थे और 9 हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पार्ट डी से। तो सीपेज पर क्वेश्चन था, कॉम्पैक्शन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन था, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में जोन ऑफ इन्फ्लुएंस पर क्वेश्चन था, कंसोलिडेशन ओवर कंसोलिडेशन रेशियो पर क्वेश्चन था, टर्जागीज थ्योरी पे अजम्पशंस पूछे गए थे, न्यूमेरिकल टॉपिक्स पे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, क्रिटिकल हाइट निकालने के लिए बोली गई थी, इंडेक्स प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन था, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट पे था, शियर स्ट्रेंथ ट्राइएक्सियल टेस्ट पे न्यूमेरिकल था, फ्लोनेट कैलकुलेशन पर क्वेश्चन था, इंडेक्स प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन था, स्लोप स्टेबिलिटी पे क्रिटिकल हाइट निकालने के लिए बोली गई थी, परमिबिलिटी पे जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल था, टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद फाउंडेशन इंजीनियरिंग के 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें फाउंडेशन डेप्थ की मिनिमम डेप्थ पूछी गई थी, फॉर्मूला पूछा गया था बेसिकली रैंकाइंस थ्योरी का, तो बियरिंग कैपेसिटी कुछ बेस क्वेश्चन था, मोड्स ऑफ फेलियर एन वैल्यू और आईपी वैल्यू देके मोड्स ऑफ फेलियर पूछा गया था, सॉइल सैम्पलर के स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि बेसिकली IS 1892 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पूछा गया था। मशीन फाउंडेशन तक से भी क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे गए थे, फाउंडेशन फॉर ब्रिजेस वेल फाउंडेशन से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रिप लेंथ से, उसका जियो टेक्सटाइल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा गया था, और जो न्यूमेरिकल था प्लेट लोड टेस्ट से पूछा गया था, पाइल लोड कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, मशीन फाउंडेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए न्यूमेरिकल पूछा गया था, और पाइल ग्रुप कैपेसिटी ब्लॉक फेलियर पे स्पेसिंग निकालनी थी, तो पाइल फाउंडेशन से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, पाइल एंड मशीन फाउंडेशन। ठीक है, तो इससे 11 में से 6 थ्योरी के थे, 5 न्यूमेरिकल के थे। तो अगर आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन टोटल पार्ट डी से पूछे गए थे, बेसिकली 4 पार्ट ही हैं इसमें, जिसमें 25 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन आपके थ्योरी के थे, 14 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के थे। तो ये तो रहा हमारा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस किन किन टॉपिक से पूछे गए थे। अब उसके बेस पर मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बताता हूं कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के लिए क्या अप्रोच रखनी है। ठीक है, तो जो चीजें मैंने आपको बताई उसको अगर हम समराइज करें, अब पार्ट ए जो हो गया, पार्ट बी हो गया सिलेबस का, पार्ट सी हो गया और पार्ट डी हो गया। अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो 31 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, 26 क्वेश्चन इसमें पूछे गए, 18 क्वेश्चन इसमें पूछे गए और 25 क्वेश्चन इसमें पूछे गए। अगर यू विल ऐड तो यू विल 100 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में जो टोटल थ्योरी और न्यूमेरिकल पूछे गए, इसमें 11 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 11 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन। अगर आप इनको ऐड करें तो यहां पर 59 थ्योरी के क्वेश्चंस थे और 41 आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर कि थ्योरी का जो वेटेज है वो अप्रोक्सीमेटली 60% है और 40% हमारा न्यूमेरिकल का वेटेज है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका कि इस बार के एग्जाम में भी जो आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल का वेटेज है वो ऐसे ही वेरी करने वाला है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कहां से करनी है वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है बिकॉज यहां पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। अगर लास्ट में नोटिफाई करके कैलकुलेटर वो अलाउ भी कर देते हैं तो आपको हेल्प होगी, लेकिन आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। कहां से करनी है वो भी बात करेंगे। और जो वेटेज रहेगा कुछ इस तरह रहेगा कि 100 में से 60 से 65 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे और 30-35 से 40 न्यूमेरिकल होंगे। तो आपको न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है, आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। और
अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, ये पेपर काफी अच्छा आया था, तो इसको हम लोग इस पेपर को मॉडरेट टू हार्ड कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में भी आपको बोला था कि आप हमेशा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक हायर लेवल पर तैयारी करिए, बिकॉज पेपर आजकल टफ आ रहे हैं। जो 30-40 क्वेश्चन है, मतलब 30% क्वेश्चन हमेशा आपके नए आ जाते हैं जो कि आपके सिलेक्शन में मैटर करते हैं। ठीक है, वैकेंसीज कम है, तो इस चीज पर आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इस चीज को समझें कि पार्ट ए में जो थ्योरी और न्यूमेरिकल का वेटेज है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 40-60 रेशियो का है। पार्ट बी में जो वेटेज है वो 80-20 का, ज्यादातर पार्ट बी से थ्योरी आ रही है, और जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो आपके कंस्ट्रक्शन प्लानिंग से आ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट से। जो पार्ट सी है बेसिकली इसमें आपका 90:10 का रेशियो है। सॉरी, पार्ट सी जो है कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट है, पार्ट बी जो है वो स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन है। लेकिन ध्यान रखिए, इस बार भले ही थ्योरी आ गई थी, इसका वेटेज चेंज हो सकता है। पार्ट बी में जो न्यूमेरिकल का वेटेज है वो बढ़ने के चांसेस हैं, इट मे गो अप टू 40%, यानी यहां पर भी एक्सपेक्टेड आपका 60 से 40 तक जा सकता है। यानी अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। जो पार्ट डी है जो कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, वहां पर आपको 50-50 का वेटेज अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। 45:55 था, यानी आधे आधे क्वेश्चंस आपके थ्योरी के होंगे, आधे न्यूमेरिकल के होंगे। इस टाइप का वेटेज हो सकता है। अब अगर इनका एनालिसिस करें तो 100 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसके क्वेश्चन और इनका वेटेज बिल्कुल 1/4 है। बाकी इन दोनों में थोड़ा सा वेटेज चेंज हो सकता है, कि जहां तक मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है ये कि पार्ट सी का वेटेज इस बार बढ़ाया जाएगा। जो बिल्डिंग मटेरियल्स और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा आएंगे। और तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम समराइज करें कि आपका जो वेटेज रहेगा सभी पार्ट्स में जो सब्जेक्ट्स हैं उनका बराबर वेटेज रहेगा। यानी ये चीज मैंने आपको जब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का एक पहला वीडियो अपलोड किया था वहां पर भी बताया था कि सभी पार्ट्स का लगभग जो वेटेज है वो बराबर रहेगा। ठीक है, अब आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर हम प्रीवियस ईयर इस पेपर को एनालाइज करें तो कोई भी असर्शन रीजन नहीं पूछा गया था, नो असर्शन रीजन। मैच द फॉलोइंग वाले 3-4 क्वेश्चंस थे, 3 क्वेश्चंस थे बेसिकली, जो कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन थे। तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस थे आपके, और जिसमें आपके 2-3 स्टेटमेंट्स दे देते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चंस थे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे, और आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं जनरली हमारे आईएस कोड के प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं उस पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी मेन प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, बेसिकली अब आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, वो अब डिटेल में हम लोग बात करेंगे। जो आपके न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे वो आपके बहुत ज्यादा लेंदी न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके लेंदी थे, बट इन जनरल नो लेंदी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आपके जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आपके फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, यानी 1-2-3 फॉर्मूला यूज करने का भी एक ही क्वेश्चन में हो सकता है। तो इस अप्रोच से आपको पढ़ना है। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, उसके बाद कैसे पढ़ना है ये आपको मैं अब बताता हूं। कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको अपना सिलेबस एनालाइज करना है। ठीक है, वेटेज लगभग मैंने बता दिया किस वेटेज से क्वेश्चंस रहेंगे पार्ट वाइज। तो सिलेबस एनालाइज करके आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले आपको अपने वीक सब्जेक्ट्स देखने हैं कि आप किन सब्जेक्ट्स में वीक हो। मीन्स आपको उसमें कमांड नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस सब्जेक्ट को पढ़ के। और दूसरे कैटेगरी के सब्जेक्ट्स होंगे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स, जिसपे आपकी स्ट्रेंथ है, जिनको आपको पढ़ने में मजा आता है और आपके इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपके स्ट्रॉन्ग हैं उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है,
आपको पैरेलली रिवीजन स्टार्ट कर देना है उन स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स का, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। अब ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कहां से करनी है? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको सबसे पहली जो प्रायोरिटी है, ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट 15 से 20 इयर्स के। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली आप लोग जब प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है, जो लेंदी वाले क्वेश्चंस आप उनको छोड़ देते हो, आप इस अप्रोच से पढ़ते हो कि आपके वो क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आने वाले। बट स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो आप क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको पढ़िए, बिकॉज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको वो कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, आपकी रिटेंटिविटी बढ़ेगी, आपका रिवीजन होगा। तो आपको वो छोड़ने नहीं है कि जिसमें 4 स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं या लेंथी कैलकुलेशन, बिकॉज वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। गेट के आपको क्वेश्चंस करने हैं। गेट के लिए मैं जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने की जरूरत है। 10 साल के लास्ट 10 साल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज गुप्ता एंड गुप्ता। ठीक है, अब दूसरी चीज गुप्ता एंड गुप्ता में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे जस्ट मेमोराइज द ऑप्शंस। अगर आपको कंसेप्ट भी नहीं पता होता तो आप क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं, आप उसके पीछे नहीं जाते हैं बैकग्राउंड में कि वो कैसे और क्यों हो रहा है। इसी वजह से अगर उसे थोड़ा सा डेविएट करके क्वेश्चन आ जाता है तो आप गलत हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे इस साल एक क्वेश्चन आया था लिटरल टाइज की फंक्शन का, जिसमें जनरली उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया था क्वेश्चन की लैंग्वेज में, और सभी बच्चों ने उस क्वेश्चन को 99% बच्चों ने गलत कर दिया, बिकॉज सबने याद किया हुआ था। दे हैव नॉट अंडरस्टूड कि लिटरल टाइज के पूरे फंक्शंस होते क्या हैं। वो डिपेंड करता है कि किस नेचर की फोर्स हम लगा रहे हैं। तो इस अप्रोच से आपको गुप्ता एंड गुप्ता की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, मैंने 8 to 9 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स कंप्लीट करके डाले हुए हैं अपने यूट्यूब पर। तो आप कंसेप्ट के लिए अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो यू शुड नॉट गो फॉर दैट। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट सीखने हैं, आपको इंप्रूवमेंट चाहिए, तो यू हैव टू स्पेंड टाइम, और आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ ऑप्शन टिक करके याद करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, आपको अपने कंटेंट कवरेज पर फोकस करना है। तो ध्यान रखना है कि इस एग्जाम के लिए मैं प्राइमरी कहूंगा कि आपको कंटेंट कवरेज पर फोकस करना है। कंटेंट कवरेज, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। चौथी बात है कि आपके पास अगर टाइम मिलता है, ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी होगी कि प्रीवियस स्टेट के एई के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं अगर आपके पास टाइम मिलता है। अगर आपका सिलेबस नहीं कवर्ड हो और आप इन क्वेश्चंस को सोच रहे हो कि आप इन क्वेश्चंस को लगा लोगे और आप अपना सिलेबस थॉरोली नहीं कवर करोगे, तो इट इज नॉट गारंटेड कि आपके क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो दीज आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस, मेन फोकस शुड बी ऑन कंटेंट कवरेज। ठीक है, अब आपने ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स के लिए ये चीजें फॉलो की। अब वीक सब्जेक्ट्स जो हैं, वीक सब्जेक्ट आपके 3 से 4 सब्जेक्ट, पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट और पेपर 2 में 2 3 सब्जेक्ट, यानी 6 सब्जेक्ट्स अगर मान ले, तो आप उनकी सिंपल स्टैंडर्ड बुक एक परचेज कर लीजिए अगर आपके पास बुक ना हो। ठीक है, बिकॉज एग्जाम अभी 3 महीने तो नहीं होने वाला, तो यू हैव सफिशिएंट टाइम, बुक रेफर करें। ठीक है, सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने के बाद, उसके बाद उसमें वीक सब्जेक्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको अच्छे से आते होंगे, उनके लिए आप अपने स्टैंडर्ड नोट्स या आपने जो भी मटेरियल फॉलो किया है आप उनका यूज कर सकते हो, जहां पर उन टॉपिक्स में वीक सब्जेक्ट्स के आपको लगता है कि मैं वो कर लूंगा उससे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आपके क्वेश्चन एक सब्जेक्ट होता जाएगा, आप उसके बाद वापस से इन चीजों पे प्रैक्टिस पे आ जाओगे। ठीक है, और पढ़ाई ऐसे करनी है कि आपका एक रिवीजन की साइकिल आपकी बनी रही। ऐसा ना हो कि एक सब्जेक्ट उठाया और खत्म किया, उसका दूसरा सब्जेक्ट उठा रहे, तो आपका 15 दिन बाद जो पहले आपने पढ़ा होगा वो आपको भूल जाएगा, उसका 40% भी आपको याद नहीं रहने वाला। तो यू हैव टू फोकस ऑन साइक्लिक रिवीजन। आपको अपना शेड्यूल इस तरह बनाना है कि आपका जो रिवीजन हो वो रेगुलर चलता रहे, यानी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा, उसके जब आप दूसरे 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो आपके पहले 2 सब्जेक्ट थे उसके आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, आप उसका जो शॉर्ट नोट्स हैं वो रिवाइज करो जो अगर आपने बनाए हैं। तो इस अप्रोच के साथ आपको पढ़नी है। तो आपको सिलेबस एनालाइज करके ये चीजें सबसे पहले कर लेनी है। ठीक है, अब
रिगार्डिंग बुक की, आपको कौन सब्जेक्ट की बुक अगर किसी को पर्सनली पूछना, यू कैन मैसेज मी, आई विल लेट हिम नो. बाकी आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दी बुक्स लिस्ट विच आई हैव फॉलोड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन. सो थोड़ा सा ध्यान दीजिए बिकॉज जो स्ट्रैटेजी है, बिकॉज कॉम्पिटिशन का लेवल इज वेरी वेरी हाई दिस टाइम और वैकेंसीज भी कम है, तो कट ऑफ भी वापस से जाएगा. तो अभी कट ऑफ की चिंता ना करते हुए आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करिए. दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. क्योंकि आपके सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर, वो आपके एक एक टॉपिक्स, वो छोटे छोटे टॉपिक्स जिसको आप नेग्लेक्ट कर देते हो, जैसे फेरो सीमेंट हो गई, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट हो गई, आपका मशीन फाउंडेशन हो गया, आपका इकोनॉमिक एनालिसिस हो गया. तो इस तरह के जो टॉपिक्स आपके लिखे हुए हैं उनको जस्ट यू हैव टू फॉलो फ्रॉम, कोई भी आप लेक्चर फॉलो कर सकते हो, आपको जहां से समझ में आ रहा है आप वो फॉलो कर सकते हो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो ये तो रहा आपको कहां से क्या पढ़ना है और क्या चीजें ध्यान रखनी है. उसके बाद आते हैं कि आपको आईएएस कोड कौन से पढ़ने हैं. ये क्वेश्चन भी था, आईएएस कोड्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं पेपर 1 सिविल इंजीनियरिंग के लिए. तो सबसे पहला जो प्राइमरी कोड है दैट इज IAS 456. तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा यू शुड गो फॉर माय वीडियो लेक्चर्स. आपको टाइम जरूर लगेगा क्योंकि लेंदी लेक्चर्स हैं, 30-40 मिनट्स का एक लेक्चर है. अभी तक मैंने 50 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, बट बिफोर योर एग्जाम आई कंप्लीट दिस लेक्चर. बाकी आप इस पर बहुत ज्यादा रेगुलरली इसको पढ़ते रहिए बिकॉज इससे 4 to 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ठीक है, न्यूमेरिकल बेस भी जितने क्वेश्चन आते हैं वो IAS 456 के बेस पे होते हैं. फिर उसके बाद IAS 800 पे भी 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे. ठीक है, तो इसको आप ब्रीफली देख सकते हो. जो थर्ड कोड जो आपको पढ़ना है दैट इज IAS 1893. चौथा, दिस इज अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के लिए कोड के डिजाइन पैरामीटर्स हैं. मैं कोशिश करूंगा एग्जाम से पहले आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो कवर कराने के लिए, अर्थक्वेक डिजाइन से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशंस हैं. उसके बाद IAS 1343. IAS 1343 में भी मैंने 10 वीडियो लेक्चर्स डाले हुए हैं, उन्हें आप रेफर कर सकते हो. तो IAS 1343 के स्पेसिफिकेशन जो कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए दिए हुए हैं वो आपको पढ़ना है. जो फिफ्थ कोड पढ़ना है वो आपका है IAS 1892. ठीक है, जो कि बेसिकली सैम्पलिंग से रिलेटेड है. सिक्स्थ कोड जो आपको पढ़ना है IAS 1905 विच इज रिलेटेड टू मैसनरी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोड. और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा गुप्ता एंड गुप्ता के जो मैंने मैसनरी स्ट्रक्चर्स के वीडियोस बना रखे हैं उनको आप थॉरोली जरूर पढ़ लीजिए बिकॉज उसमें जो भी मैंने आपको बताया दैट इज बेस्ड ऑन दिस IAS 1905 कोड. तो ये प्राइमरी कोड है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं. दे मस्ट नॉट बी लेफ्ट. ठीक है, इसमें से मैंने कुछ काफी हद तक चीजें कवर की हुई हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी वीडियो लेक्चर से. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए भी गुप्ता एंड गुप्ता के मैंने सॉल्यूशंस अवेलेबल कराए हुए हैं. PDF मैं गूगल ड्राइव का नया लिंक जनरेट कर रहा हूं, मैं शेयर कर दूंगा. बट आप PDF पे मत फोकस करिए, आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करिए. आपका जो मैंने बताया है उन चीजों पर फोकस करिए. तो ये तो एक चीज हो गई जो आपको फॉलो करनी है कोड्स के लिए. उसके बाद जो लास्ट चीज है रिगार्डिंग जो मैंने बताया कि आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है. प्रैक्टिस मैंने आपको बताया कहां कहां से किन किन चीजों की करनी है. उसके बाद आती है कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपको फॉलो करनी है. तो बेसिक टेस्ट सीरीज का फंडा ये है कि आपको टेस्ट सीरीज वो फॉलो करनी है जिससे आपको इंप्रूवमेंट देने के बाद आपको इंप्रूवमेंट करने का स्कोप पता चले, रेदर देन कि आपको टेस्ट देने के बाद एक अच्छी फीलिंग आई कि मेरे इतने मार्क्स आ गए, मेरी इतनी रैंक आ गई एंड आई एम सो मच हैप्पी कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है. तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि आपको ऐसी कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है जो ऑलरेडी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सारे उसमें डले हुए हों. डले हुए हो सकते हैं बट उनका वेटेज कम रहे. आपको नई चीजें पता चलें जो आपके सिलेबस से ओरिएंटेड हैं, आप कहां पर वीक हो. अगर आपके पास नए क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपके कौन से टॉपिक वीक हैं, कहां पर आप लैग कर रहे हो. ये कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा आपको. यू हैव टू जस्ट प्रॉपरली सिलेक्ट दैट टेस्ट सीरीज जिससे आपको फायदा हो. तो वो आप फीडबैक ले सकते हो स्टूडेंट्स का, अलग अलग
जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि विच टेस्ट सीरीज यू हैव टू फॉलो। बट टेस्ट सीरीज का फंडा यही है कि टेस्ट सीरीज देने के बाद आप खुद से एनालाइज करिए, आपको पता चले कि आप कहाँ पर वीक हो, उन टॉपिक्स को थॉरली वापस से पढ़िए, अपने जो नोट्स हैं उनमें उन चीज़ों को ऐड ऑन करिए, जो मिस्टेक्स हैं उनको नोट डाउन करिए, सो दैट आपको पता चले कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, किन चीज़ों को आपको एग्जाम में नहीं फॉलो करनी है, जो फॉलो करनी है। तो बेसिकली एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज, कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर यू। ठीक है, अब आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे मुझे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के लिए, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर मैंने 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रखी हैं, जो कि एग्जैक्टली आपके यूपीपीएससी लेवल से मैच आउट होती हैं। तो तब तक आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज अभी आप फुल लेंथ देने का कोई मतलब भी नहीं है। तो आप अभी टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिए फुल लेंथ, अभी आप अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे फोकस करिए, और एग्जाम से 2 महीने पहले आपको बेसिकली फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी चाहिए। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स को, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मैं स्टार्ट करूंगा मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 10 to 15 सितंबर। उससे पहले मैं आपको शेड्यूल अपलोड कर दूंगा। टिल द टाइम आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज और आईएएस कोड बेस्ड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर, वो ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने दिया है उन्हें पता है, यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं कमेंट नहीं करूंगा टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, सो अकॉर्डिंगली जिससे आपको फायदा हो रहा हो, जिससे आपको अपनी गलतियां पता चल रही हूं, आप कहाँ लैग कर रहे हो, कि टेस्ट सीरीज पढ़ने के बाद आपको अगर ये फीलिंग आ रही है मैंने बहुत अच्छा कर दिया, तो ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, आपको फीलिंग ये आनी चाहिए कि यार मुझे ये चीजें नहीं आती, मुझे ये चीजें पढ़नी है, यहां पर मैं लैग कर रहा हूं। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम की डेट के रिगार्डिंग अभी 3 महीने तो एग्जाम नहीं होने वाला, सो आप अभी अच्छे से पढ़ाई करिए, अभी कब होगा, जब भी एग्जाम होगा हो जाएगा। यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स में बिना कैलकुलेटर के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसकी प्रैक्टिस डालिए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आप न्यूमेरिकल में अगर थोड़ी सी मिस्टेक कर देंगे तो आपका आंसर मैच नहीं करता है और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो वो चीजें आपको फॉलो करनी है। ठीक है, जो बुक्स आप पढ़ रहे हो उनके पीछे चैप्टर वाइज कुछ छोटे छोटे सॉल्व क्वेश्चंस भी होते हैं, वो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अपने कंटेंट पे प्रॉपरली फोकस करिए, अंडरलाइन करके नोट डाउन करिए सब्जेक्ट वाइज कि ये टॉपिक्स मुझे अच्छे से पढ़ने हैं, बिकॉज पार्ट सी जो है आपका इस सिलेबस का वो काफी ट्रिकी है और उसका जो सिलेबस है वो भी थोड़ा सा वास्ट है। सो पार्ट सी विल बी प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल। पार्ट बी में भी मैसेंडरी डिजाइन एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है, उस चीज को ध्यान रखें। पार्ट 1 में हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की काफी वीक होती है, तो उसके लिए ऑलरेडी गुप्ता एंड गुप्ता के लेक्चर्स मैंने डाल रखे हैं, उससे काफी बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, कुछ और डाउट हो। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा पेपर 2 के पेपर जो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है उस पर वेटेज एनालिसिस एंड ऑल द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आई विल डिस्कस। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।